नमस्कार। एक बार फिर आप लोगों का लाइव न्यूज़ में स्वागत है। मैं हूं तिलकराज शर्मा। आज हमारे साथ कुलभूषण शर्मा जी, जो निशा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने स्कूलों को लेकर एक आवाज़ बुलंद की हुई है पूरे देश के अंदर। जो प्राइवेट स्कूल हैं, बजट स्कूल हैं, जिनको समय समय पर जो सरकार द्वारा जो परेशानियां आ रही हैं, उनके मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं। आज हमारे फरीदाबाद पहुंचे हैं। क्या मुद्दे हैं इनके पास, क्या पर्पज है आज यहाँ फरीदाबाद पहुँचने का? सर, पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद तिलकराज जी, आपका आज बहुत क्या बहुत। क्या मुद्दे हैं जो आप फरीदाबाद पहुँचे हैं? देखिए, बहुत सारे मुद्दे आपसे पिछली बार भी हमारी जब चर्चा हुई थी फरीदाबाद में, तो अभी उनमें से 99% जो मुद्दे हैं वो एज इट इज़ खड़े हैं। सिर्फ एक मुद्दे का सलूशन जो है हमने सरकार से अभी मिला है, जिसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन अभी करीब 26-27 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार के पास पेंडिंग हैं और जिसके लिए हम लगातार कॉरस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। सरकार से भी कुछ बातों का स्टेप लिया गया है, लेकिन उसके अभी निर्णय आने बाकी हैं। जब तक उसके निर्णय और नतीजे नहीं आ जाते तब तक हम उसको कंप्लीट नहीं मान सकते। जैसा कि प्राइवेट स्कूलों का एक 134 का मुद्दा चल रहा है। सरकार ने पीछे अपने जो सीबीएसई स्कूल चालू किए थे, उसके बाद कहा गया था कि इन 134 के बच्चों को वो अपने स्कूलों में पढ़ाएंगे, लेकिन एक आरटीआई लगी है, उसमें ये खुलासा हुआ है। सरकार दोबारा से वैसे बच्चे आप लोगों के पास भेजना चाह रही है, और उसमें ये खुलासा हुआ कि स्कूल बस के अलावा कोई फीस नहीं ले सकते लेकिन स्कूल ले रहे हैं उनसे। इस पर क्या कहें? देखिए, 134 के मामले में सरकार ने एक फैसला नीतिगत लिया था कि बच्चे जो है उन्हीं के जो सीबीएसई के स्कूल जिनको वो कह रहे हैं कि उन्होंने सीबीएसई में कन्वर्ट किया, उनमें जाएंगे। तो हमने इसका स्वागत भी किया था। और जब ये नीतिगत फैसला लिया गया था तो सरकार को अपने नियमों में भी बदलाव करना ज़रूरी था। अदरवाइज़ ये एक अधूरा फैसला मैं इसको कहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार से ये चूक हुई। और सरकार का ये नीतिगत फैसला सही है, क्योंकि अगर सरकार ये कहती है कि बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, तो ये अपने आप में ये चीज़ दर्शाती है कि सरकारी स्कूलों का स्तर सरकार से अभी नहीं सुधरा है। राइट टू एजुकेशन में है कि बेहतर स्कूल की तरफ एक कदम, इसको आप ये मान सकते हो, एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर उन लोगों के लिए जो एक बेहतर स्कूल में जाना चाहते हैं। तो इससे तो अगर प्राइवेट स्कूल की तरफ बच्चों का रुझान रहेगा और वो उधर को जाएंगे, तो ये सीधी सी बात है कि सरकारी स्कूलों का स्तर अभी तक नहीं सुधार पाई है सरकार। ये उनके खाते में एक बहुत बड़ी विफलता जो है मानी जाएगी। तो सरकार को अगर ये लगता है कि सरकार ने शिक्षा में बहुत सुधार कर दिया है और अपने स्कूलों को भी उधर लेके गए और ऐसी नीतियां बनाई, तो फिर उनको नीतिगत ये नियमों में भी परिवर्तन करना चाहिए और अभिभावकों को भी बताना चाहिए कि हमारे स्कूल उनसे बेहतर हैं, आप इधर आइए। और उस पर बदलाव एक बहुत ज़रूरी था। जब वो बदलाव नहीं किया तो ये किसी ने एक जनहित याचिका या दूसरी याचिका एक डाली, जिससे ऐसा निर्णय आया। और अब जो ये फैसला लिया जा रहा है कि दिसंबर में एक शेड्यूल जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग तरह के ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हम इसको सही नहीं मानते कि अभिभावक भी इस बात को जो सुन रहे होंगे फैसला करें। क्या दिसंबर में किसी स्कूल के अंदर बच्चे का परिवर्तन करना एक सही कदम है? तो सरकार को इच्छा शक्ति दिखानी चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नीतियों के नाम से, इस नाम से नहीं होना चाहिए। उनकी हर चीज़ की रक्षा करना जो है सरकार का धर्म है। अब दिसंबर में स्कूल में किसी का परिवर्तन होगा, दूसरे स्कूल में दाखिला होगा, और उसके बाद जनवरी फरवरी में तो एग्ज़ाम भी हो जाते हैं तिलकराज जी, फिर उसका औचित्य क्या है? तो सरकार को बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति से इस पे जो है फैसला करना है। दूसरा, आपने कहा कि वो बसेस के चार्जेस लेते हैं, तो देखिए बसेस ज़्यादातर नो प्रॉफिट नो लॉस पे हैं। और अलग जो चार्जेज हैं, जो एग्ज़ाम फीस है, ड्रेस है, बुक है, वो फीस भी नहीं ले सकते, जो आरटीआई में हमारे पास जो खुलासा हुआ है, लेकिन स्कूल सब चीज़ें ले रहे हैं। देखिए, जो यूनिफॉर्म है, आप फरीदाबाद तो बिल्कुल दिल्ली के साथ लगता है। आप आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, आप एक बार इसका जो है डिफरेंस करके देख लीजिए। यहाँ 1600 रुपये जो बच्चा जो है आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ता है, 1600 रुपये पर मंथ उसको सिर्फ फीस का मिलता है। यूनिफॉर्म्स के पैसे और बुक्स के अलग है तिलकराज जी। बुक्स कोई स्कूल वाला अपने घर में नहीं बनाता है, पब्लिशर उसको बनाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, जनता में भ्रम नहीं
फैलना भी नहीं चाहिए, फैलाना भी नहीं चाहिए सरकार को। और अगर कोई फैल गया हो तो सरकार का फर्ज बनता है कि तुरंत बीच में आके उसका स्पष्टीकरण दे कि नहीं ये गलत है। बुक्स जो है कि स्कूल वाला घर में नहीं बनाता, बुक्स तो उस 134 वाले को लेनी है या सरकार उसको प्रोवाइड कर दे। जब सरकार उसको दाखला दिला सकती है और आम आदमी पार्टी की सरकार जब बुक्स और यूनिफॉर्म भी दे रही तो हरियाणा की सरकार भी दे दे, हम भी उसका स्वागत करेंगे, जनता भी उसका स्वागत करेगी। लेकिन अब इसका भी दोषारोपण अगर स्कूल वाले पे किया जाए या वो कहे जी कि बसों के वो चार्जेस ले रहे हैं, तो भाई बसों के अगर चार्जेस ले रहे हैं, बस शिक्षा से एक अलग सिस्टम है, एक सुविधा है, वो शिक्षा नहीं है, वो एक सुविधा है। हर बच्चा बस में नहीं आता है। स्कूल में भी जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, जिसको अपने घर से दूर किसी स्कूल में जाता है, उसके पेरेंट्स छोड़ने नहीं आ सकते, तो वो एक तरह से सुविधा प्रोवाइड की जाती है उन अभिभावक और उन बच्चों के लिए। तो देखो, सुविधा अगर कोई लेगा तो उसको उसका भुगतान करना होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है, कोई गलत नहीं है। और सरकार को भी स्पष्ट इसमें आगे आना चाहिए कि भाई वो कैसे जो है, अगर सपोज कर लीजिए स्कूल में लिमिट है कि 1.5 बच्चे से ज़्यादा आप उसमें नहीं ले जा सकते, उसी के हिसाब से बाकी बच्चों का किराया भी तय होता है। ड्राइवर और कंडक्टर की सैलरी देनी है, उसकी है, बस की EMI, बस की इंश्योरेंस, बस की बाकी खर्चे मेंटेनेंस के, वो सारे उसी के हिसाब से तो बच्चे का तय होता है कि कितना शुल्क उसका लगेगा। तो ये चीज़ें जो है ये नहीं गलत फैलनी चाहिए और सरकार को भी इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए और नियमों में भी ये प्रावधान क्लियर कट कर देना चाहिए ताकि जनता किसी तरीके से भी भ्रमित ना हो और ये भ्रमित जो है बातें ना फैलें। जैसा कि एक मुद्दा और, रेगुलराइज जो स्कूल, टेम्परेरी स्कूल चल रहे हैं, सरकार लगातार समय बढ़ा रही है, अब शायद नहीं बढ़ाने के मूड में, तो उसको लेकर भी आपकी एसोसिएशन क्या करने जा रही है? देखिए, सरकार ने जब नियमों में संशोधन किया, हमने 21 सूत्रीय मांग पत्र उस समय दिया था और अधिकारियों से बहुत चर्चा हुई थी, लेकिन सिर्फ एक ही मांग जो जगह की रिलैक्सेशन पे, उसमें भी 75% मांग को माना गया। 25% जो हमारी और मांग थी जगह को रिलैक्सेशन को लेकर, हम 5वीं के लिए 200 गज जगह की पैरवी कर रहे थे और ऊपर भी जो हम जगह की और बात कर रहे थे, काफ़ी सरकार ने राहत दी। मैंने कहा 75%, 25% और हमारी बात मान ली जाती है। दूसरा, हमने 20 और मांगे उसके अंदर दी थी, जिसमें हमने कहा था कि टेम्परेरी स्कूलों को जो 2003 से पहले के टेम्परेरी हैं उनको परमानेंट मान लिया जाए, नंबर 1। दूसरा, हमने एक सुझाव और भी दिया था कि 1 स्टेप अपग्रेडेशन दे दी जाए, क्योंकि शहरों के अंदर अब जगह का जो है फैलाव करना बहुत कठिन कार्य है और स्कूलों को डिग्रेड करना भी स्कूलों के लिए कोई आसान काम नहीं है। तो हमने 2 सुझाव दिए थे कि या तो आप टेम्परेरी को परमानेंट कर दें और दूसरा सुझाव ये था कि आप 1 स्टेप अपग्रेडेशन कर दें कि जो 5वीं का स्कूल परमानेंट है और 8वीं तक टेम्परेरी है, तो उसको कमरे बढ़ाकर 8वीं तक परमानेंट कर दिया जाए। जो 8वीं तक परमानेंट है और 10वीं तक टेम्परेरी है, तो उसको एक स्टेप, ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि 8वीं वाले को सीधा 12वीं तक जो है परमानेंट कर दिया जाए, कि 1 स्टेप उनको जो है परमानेंट कमरे के आधार पर कर दिया जाए, ज़मीन की शर्त उन पे ना लगाई जाए। और तीसरा, हमने एक्सटेंशन की मांग मैंने जो है अभी सरकार को दी है, ACS साहब को भी दी है, डायरेक्टर्स को भी, शिक्षा मंत्री जी को भी दी है कि कोविड की वजह से इस समय जो आपने नॉर्म्स भी रिलैक्स किए या जिनकी फाइलें पेंडिंग थी, इतनी फॉर्मेलिटीज़ उस पर जो पूरी करनी पड़ती है, उस पर धन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अगर कमरे कम है, कमरे बनाने पड़ते हैं, फायर का सिस्टम है तो उस पर भी पैसा लगता है। प्लेज मनी सरकार ने बहुत रखी है, जिसकी हमने मांग की है कि प्लेज मनी दूसरे राज्यों की तर्ज पर और CBSE के तर्ज पर कम कर और जिनसे ज़्यादा प्लेज मनी तिलक राजी ले ली गई है उसको वापस किया जाए। ये मैंने अभी भी डायरेक्टर साहब से इस पर चर्चा की है, कई बार मेरी इस पर चर्चा हो चुकी है। तो मैं कह रहा हूँ वो पैसे भी वापस किए जाएँ, क्योंकि जो बजट स्कूल्स है, पता नहीं किस प्रकार से इन्होंने जो है 6-6, 8-8, 10-10 लाख प्लेज मनी, पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इवन CBSE में भी ऐसा प्रावधान नहीं है। CBSE में मेरे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी भी स्कूल की, बड़े से बड़े स्कूल की 4 लाख से ऊपर प्लेज मनी या 5 लाख से ऊपर प्लेज मनी हो तो जो मर्जी दंड हमें दे दे सरकार, हम मानने को तैयार है। जो एवरेज प्लेज मनी होगी वो 1.5-2 लाख या 2.5 लाख के बीच में, वहाँ पर क्या है कि प्रति बच्चा 100 रुपये भी है और 2 लाख के बाद प्रति बच्चा 100 रुपये प्लेज मनी है और 1500 से 2000 बच्चों के बीच में 2 लाख रुपये प्लेज मनी है। तो यहाँ पर करोड़ों रुपए प्लेज मनी जो ले ली गई, जिसका कोई भी यूज़ नहीं है, अनावश्यक रूप से वो बैंकों में पड़ी है, जिसका सिर्फ बैंक को ही एक FD के रूप में फ़ायदा हो सकता है
ना कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट को फ़ायदा है, ना किसी स्कूल को फ़ायदा है, ना बच्चे की क्वालिटी एजुकेशन में फ़ायदा, और उसका बोझ बच्चों के अभिभावकों पर पड़ रहा है। तो हमने ये सारी मांगें रखी और कहा कि इस समय आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर है कि अभी भी जो फीस है वो 20 to 25% तिलकराज जी फीस की रिकवरी है, क्योंकि अगर किसी स्कूल में बच्चा 500 था तो स्कूल में 200 बच्चा आ रहा है, क्योंकि नर्सरी LKG UKG अभी स्टार्ट नहीं हुई है और बहुत सारे बच्चे दूसरे प्रदेशों में पलायन कर गए हैं, वो भी स्कूलों में नहीं आ रहे, और ये SLC इशू की वजह से बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में भी शिफ्ट हुए हैं। तो जो 500 में है 200 बच्चा स्कूल में आ रहा है, और 200 में से भी 50% की फ़ीस जो है वो आ रही है, और पिछली फ़ीस भी बकाया। तो आर्थिक स्थिति पूरी तरह से चरमराई हुई है। इसलिए 1 वर्ष की तो तुरंत प्रभाव से कोरोना की कोविड की वजह से एक्सटेंशन देनी बहुत ज़रूरी है, और फिर आगे समीक्षा की जाए जब स्कूलों की हालत सही हो जाए, और इनको और रियायतें देकर फिर सरकार जैसे भी अपना स्टेप उठाना चाहे उसका हम विरोध नहीं करेंगे। जैसा कि अभी आपने कहा कि स्कूलों को 1 स्टेप बढ़ाया जाए, जो शहरी क्षेत्र हैं दिल्ली NCR के, जो हरियाणा के कुछ ज़िले हैं, इनके अंदर ऐसी स्थितियां हैं स्कूलों में कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके पास 10 फुट की गली है, वहाँ फायर की कोई सुविधा नहीं हो सकती, उनके खुद स्कूल फायर सेफ्टी के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से सही नहीं है। तो आप किस तरीके से उन स्कूलों को और बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की भी है और आप लोगों की भी है, वहाँ सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे? देखिए, अगर आप फायर सेफ्टी नॉर्म्स को स्टडी करेंगे तो, और मैंने दूसरी कंट्री में भी और हिस्सों में भी देखा, तो तेलंगाना में तो जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उन पे फायर सेफ्टी की आवश्यकता उन्होंने अनिवार्य की ही नहीं है। और दूसरी बात, सरकारी स्कूलों में अगर आप जाके तिलकराज जी देखें तो मुझे नहीं लगता किसी सरकारी स्कूल का आप एक बार भ्रमण करके देखें कि वहाँ फायर सेफ्टी के कोई बंदोबस्त भी हैं। हमारे बजट स्कूल्स फायर सेफ्टी के दूसरे सारे इंतजामात करने के लिए तैयार हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, हम उससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन वो एक कंडीशन उसकी जो है, गलियों की कंडीशन भी देखनी ज़रूरी है। जब देश ही ये गलियों का शहर है, गांव का शहर है, तो उसके अकॉर्डिंग भी नियम होने चाहिए, और नियम समानता से भी लगने चाहिए। ये नहीं कि भी सरकारी स्कूल में बच्चे की जो है सुरक्षा की परवाह ही ना की जाए। इवन प्राइवेट स्कूल ज़्यादा परवाह करते हैं। प्राइवेट स्कूलों में आप कैमरे भी देखेंगे, आप उनमें फायर के इंतज़ामात भी देखेंगे, आप उनमें बाकी चीज़ों का भी आपको ध्यान ज़्यादा मिलेगा बशर्ते सरकारी स्कूलों के। लेकिन हम उसमें किसी पे आरोप भी नहीं लगाना चाहते हैं। तो हमें चाहते हुए सरकार उस तरह के तर्क संगत जो फायर सेफ्टी के भी नियम अगर हमारे पे कुछ मिनिमम एक लगाएगी तो हम उसकी पालना करने को तैयार हैं। बच्चों की सेफ्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। लेकिन ये चीज़ें सारी ध्यान में रखकर नियम बने, ना कि नियम इतने इम्प्रैक्टिकल बना दिए जाएं और उसके बाद फिर हमारे पे ये सवाल उठे कि आपको चिंता नहीं है सुरक्षा की, तो वो फिर जो है उसका जवाब देना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल अगर वो होंगे तो हम फायर एक्सटिंग्विशर लगवाने को तैयार हैं, हम जो है उसकी फ्रिल वो लगाने को तैयार हैं और इंतजामात करने को तैयार हैं। बच्चों को फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग देने को तैयार हैं। सरकार उस पर भी कदम बढ़ाए। नीसा और फेडरेशन से हमने कहा है कि साल में एक बार जो फायर ऑफिसर्स है अगर स्कूलों में आके फायर ट्रेनिंग दें तो उससे भी जो है बच्चों की सेफ्टी और मजबूत हो सकती है। तो इस तरह के बहुत सारे और कदम उठाकर भी तो जो है फायर सेफ्टी बच्चों की जो है सुरक्षित की जा सकती है। तो ऐसे एहतियात वाले कदम उठाकर भी हम इसको सुरक्षित कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। मेरा लास्ट सवाल है, जैसे अभी स्कूलों में फीस को लेकर बड़ी पसुपैस चल रही है आपस में। कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में बिना टीसी के दाखिल कर लिए गए हैं। कुछ स्कूल जो सरकारी स्कूल में चले गए हैं वो टीसी लेने जाते तो वहाँ पैसा मांगा जा रहा है, टीसी का भी पैसा मांगा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो स्कूल जो चल रहे हैं जिसकी 8वीं तक की मान्यता है वो 12वीं के बच्चों को फॉर्म भरवा रहा है दूसरे स्कूलों से। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल वाले जो प्राइवेट स्कूल है वो गलतियां कर रहे हैं। उसको लेके निसा क्या करने जा रही है, क्योंकि स्कूलों की जो मोनोपोली है, जो कुछ प्राइवेट स्कूल हैं, मैं सभी की नहीं कह रहा, उनकी वजह से सरकार के हाथ आप लोगों पे पड़ रहे, उनको सुधारने के लिए क्या कर रही है निसा कुछ? देखिए, जो आपने एक बात कही कि टीसी वाली बात, तो मेरी एसीएस साहब से, डायरेक्टर साहब से सबसे कई मीटिंग्स हुई और मैंने कहा कि नियम स्पष्ट ये कहते हैं कि टीसी कंपलसरी है, और ये कंपलसरी अगर कहीं पर भी थोड़ा सा इस पे भेद है तो ये नियम बड़े स्पष्ट होने चाहिए और नियमों का ही राज सरकार को चलाना चाहिए और हमें भी मानना चाहिए।
जो प्राइवेट स्कूल है बड़ी स्पष्ट बात है कि वो फीस से ही चलेंगे। तो अगर वो जो है गोल मोल नियम रखेंगे या सरकार का बर्ताव ऐसा रहेगा तो उससे शिक्षा प्रणाली पे असर पड़ता है। सरकार स्पष्टता के साथ टीसी के नियम बनाए कि आप टीसी के इतने पैसे ले सकते हैं। टीसी तो कंपलसरी प्राइवेट स्कूल में है और होनी ही चाहिए, अदरवाइज ये सारा ढांचा चरमरा जाएगा, ये चल नहीं पाएगा। इसको लेकर कोर्ट में भी केस है, स्टे भी है, हमने कंटेम्प्ट भी डाली हुई है और नियम में भी स्पष्ट है कि टीसी लेकर बच्चा जाएगा, प्राइवेट स्कूल डिले नहीं करेगा, ये लिखा है। तो डिले हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारा राइट है। पैसे मांग रहे हैं ना टीसी। हाँ, बिना पैसे के तिलक राज जी हम स्पष्ट कहते हैं कि अगर स्कूल पैसा नहीं मांगेगा तो क्या मांगेगा। सरकार कहती है आप हमसे ग्रांट मत मांगे। टीसी का पैसा मांग रहा है सर। टीसी के पैसे सरकार तय करे। मैंने कहा कि सरकार ने टीसी का कोई पैसा तय नहीं किया हुआ, सरकार तय कर दे, हम टीसी का उतना पैसा ले लेंगे। जब टीसी का पैसा तय नहीं है तो स्कूल अपने अपने हिसाब से पैसे ले रहे होंगे, लेकिन बजट स्कूल्स बहुत मिनिमम पैसे टीसी के लेते हैं। अब जैसे सरकारी स्कूल अब सीबीएसई के खुले हैं, आप देखिए उसमें एनुअल चार्ज भी है, एडमिशन भी है, तो सरकार को भी लेने पड़े ना। तो सरकार स्पष्ट नियमों में प्रावधान कर दे कि इतने दिन में टीसी मिलेगी, टीसी पेरेंट्स को लेनी पड़ेगी, पिछले ड्यूज देने पड़ेंगे, ये क्लियर कट कि जो प्राइवेट स्कूल जाता है उसको पैसे देने पड़ेंगे। अदरवाइज कोई ज़बरदस्ती तो प्राइवेट स्कूल में लेकर नहीं जा रहा। तो अगर नियमों में स्पष्टता होगी तो इस तरह के इश्यूज़ और ये बातें नहीं होगी, कोई लूट खसूट नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी। दूसरा आपका था कि बहुत सारे स्कूल जो है 8वीं तक और 10वीं 12वीं चलाते हैं, तो बहुत सारे स्कूल जो परमिशन पे थे गवर्नमेंट ने उनको जो है उनके बच्चे अपीयर कर दिए, ऐसे टेम्परेरी के बच्चे अपीयर किए। तो मेरी यही मांग सरकार से है कि आप वन स्टेप अपग्रेडेशन कर दें सेम नॉर्म्स में, और जो है टेम्परेरी को या परमानेंट कर दें। तो अगर ये बातें कर देते हैं तो ये सारी बुराइयां जो शिक्षा में फैली है, जो आपने प्रश्न उठाया, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। और ये शिक्षा से ये बुराई हटनी भी चाहिए। मैं इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पक्षधर हूँ और मैं अक्सर सरकार से कहता हूँ कि स्कूलों को अपग्रेड करें। देखो, अच्छे नियम बनाकर बुराई को ख़त्म करना है। ये नहीं कहते कि भी ऐसा काम कर दो कि स्कूल ही ख़त्म हो जाए। तो अगर ये स्टेप सरकार लेती है तो ये सारी बुराइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। ये थे हमारे साथ कुलभूषण जी, जिन्होंने शिक्षा को लेकर प्राइवेट स्कूलों में जो मुद्दे चल रहे हैं उनकी आवाज़ लगातार ये उठाते आ रहे हैं। अभी भी जो टेम्परेरी स्कूलों को परमानेंट करने का जो वन स्टेप का मुद्दा इन्होंने उठाया हुआ है, अब देखते हैं सरकार क्या इस बार फिर 1 साल का और मौका इन स्कूलों को देती है जो टेम्परेरी हैं, या फिर अपने नियम लागू करके उनको जहाँ तक हैं वहीं तक चलने के लिए बाध्य करती है। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।